बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को इस जश्न वर्ल्ड कप में खुश आमदेद कहता है कि जो पाकिस्तानियों के लिए तो शायद अब ये जश्न अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, उनके लिए मजीद एक दिन इस जश्न का बाकी है कि जहाँ पाकिस्तान के जो क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कल फाइनल में एक दूसरे से नबर्द आजमा होते देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी टीम जो है अगले वर्ल्ड कप तक के लिए जो है फातेह का एजाज अपने सर पे सजाने में कामयाब होगी। आपको मालूम है कि इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम जो है वो वनडे टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची, इंग्लैंड के हाथों उसको सुपर ओवर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उसने इंडिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की और अब यह आईसीसी का तीसरा फॉर्मेट है कि जिसमें न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है और फाइनल में पहुंचने के बाद कल ऑस्ट्रेलिया उसकी मद्दे मुकाबिल होगी। तो कल ऑल ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है यह फाइनल होने के लिए जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की टीम वो टीम है कि जिसने एशिया की 3 टीमों के साथ मुकाबला किया अपने पूल में और उसके बाद उसने फिर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की है। अब तक दोनों टीमों के दरमियान जो है 1981 में जो मुकाबला हुआ था उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उसके बाद से अब तक जो 16 मुकाबले हुए हैं उन 16 के 16 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने जो नॉकआउट मुकाबले हुए हैं उसमें न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। तो इस तरह क्या उस मिथ को तोड़ने में कामयाब होगी, उस जंग को तोड़ने में कामयाब होगी न्यूजीलैंड की टीम या नहीं, क्योंकि जो आखिरी मर्तबा किसी नॉकआउट मुकाबले में टकराए थे वो 1981 में इनको फतह मिली और उसके बाद से अब तक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को नॉकआउट स्टेज में जीतने नहीं दे रहा है। तो बहुत सारी बातें जो हमें इस वर्ल्ड कप के हवाले से करनी है, साथ साथ जो है वो आज बड़ी पेशरफ्त हुई है जनाब। आज 2 दोस्तों के दरमियान जो है वो गिले शिकवे दूर हो गए। बहुत अरसे से कंट्रोवर्सी चल रही थी शोएब अख्तर और नवान नियाज साहब की, और हम अपने शो में जब वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था शोएब अख्तर का तो बहुत सारे लोगों का उस वक्त ये कहना था कि शायद आपने डॉक्टर नोमान को सपोर्ट किया। कुछ लोगों ने तनकीद ये भी की कि आप पीटीवी में तो नहीं जा रहे, और किसी ने ये तनकीद की कि आप शोएब अख्तर के खिलाफ क्यों हैं। लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट दिखाने का वक्त मकसद यही था कि मुझे मालूम था कि ये वक्त आने वाला है, ऐसा वक्त आएगा कि दोनों गले मिल जाएंगे, बीच में कुछ बड़े जो है वो पड़ेंगे और दोनों आपस में जब गले मिल जाएंगे तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या दोनों को याद रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि डॉक्टर नोमान एक अरसे से कह रहे थे कि जो इख्तिलाफात हैं वो मेरे और शोएब अख्तर के दरमियान हैं। तो अब जो जो लॉस का और डैमेज का जो यहाँ पे जुर्माना का भेजा था शोएब अख्तर ने, शोएब अख्तर को पीटीवी ने, वो क्या होगा इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। साथ साथ आज पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक रिकॉर्ड हुआ और वह ये हुआ कि सिंध से ताल्लुक रखने वाले एहसान अली पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट हिस्ट्री के वो पहले बैट्समैन बन गए कि जिन्होंने किसी डे नाइट मैच में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले भी वो लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में फाटा के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर कर चुके डे नाइट मैच में, लेकिन पहली ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने वाले बैट्समैन बन गए। तो जिस तरह हम रोजाना अपने शो में बात करते हैं कि हमारे साथ 2 रिकॉर्ड साज खिलाड़ी मौजूद हैं और ये रिकॉर्ड दोनों से कभी भी नहीं लिए जा सकेंगे। मेरे साथ आज शो में मौजूद हैं महमूद हामिद साहब, पाकिस्तान के सवे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, और दूसरी जानिब मौजूद है मेरे साथ पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हसन रजा। इन दोनों से रिकॉर्ड नहीं लिए जा सकते क्योंकि 301वां खिलाड़ी आ सकता है, 401वां खिलाड़ी आ सकता है, 400वां खिलाड़ी आ सकता है, लेकिन 100वां खिलाड़ी सिर्फ एक ही है और वो है महमूद हामिद। इसी तरह हसन रजा से जो है ज्यादा उम्र के प्लेयर आ सकते हैं, लेकिन इससे छोटी उम्र में प्लेयर का आना मुमकिन ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। और इसी तरह अब जो है वो दूसरा सेंचुरियन आ सकता है डे नाइट क्रिकेट का, लेकिन पहला एहसान अली ही होगा। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकते। सबसे पहले महमूद अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। एक दिन की दूरी पर रह गया वर्ल्ड कप, अब चांद रात है आज। एब्सोल्युटली कल फाइनल है और इतना जो टूर्नामेंट हुआ है बड़े जोश व खरोश से लोगों ने इसको वॉच किया, क्रिटिसिज्म भी हुआ, लोगों ने तारीफ़ें भी की, क्योंकि ये खूबसूरती है कि जब टूर्नामेंट होता है तो कहीं ना कहीं कुछ कोई गलतियाँ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे फाइनल में तो 2 ही टीमों ने आना है और वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो बेस्ट टीमें थी वो मेरे ख्याल से टीम फाइनल के अंदर आ गई। ठीक है हसन रजा, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूं। हमारा आपका साथ 2 दिन आज और कल का रह गया, 2 दिन का साथ रह गया और काफ़ी सरगर्मियाँ चल रही हैं मैचेस के हवाले से। डोमेस्टिक चल रही है, फिर वर्ल्ड कप का जो दिन रह गया, 1 दिन रह गया ऑलमोस्ट। और खुशाइन बात है कि डोमेस्टिक बड़े ज़ोर शोर से चल रही है अब तक, चूँकि बांग्लादेश की टीम अनाउंस हो चुकी है, वहाँ पर है, मगर बैकअप पे जो अभी डोमेस्टिक चल रही है उसमें लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। खुशाइन बात है, 300 रन आप बता रहे हैं एहसान अली ने किए हैं। ऑल द बेस्ट डोमेस्टिक में जो मैं इस पे आऊँगा। पहले फाइनल में बात करते हैं। कल के अगर हम फाइनल को देखते हैं, इस तरह मैंने पहले भी बताया कि 1981 में आखिरी मरतबा किसी नॉकआउट मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और जिस फेज़ में इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम है, क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं आप? चांसेस तो देखें, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से सेमीफाइनल पाकिस्तान को हराया, उनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त हो गया है। और वही बात हम कर रहे थे टॉस पे, जिस तरह से टॉस
जब तक ऑस्ट्रेलिया ने जब मैचेस हुए राउंड के मैच खेलते रहे 118 रन किए, 140 रन, 142 रन, 152 रन, ऐसे मैचेस चल रहे थे। मगर अब जब बड़े बड़े मैचेस जैसे आते रहे और हाई क्लास जो मैचेस होते हैं हाई स्कोरिंग की, उसमें हाई क्लास प्लेयर जो है परफॉर्म करते हैं, वो मैथ्यू हेड में जो नज़र आए बीच में, जिस तरह उन्होंने शाहीन शाह को 3 छक्के लगाए और मैच का पासा पलट दिया बिल्कुल। तो क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप है, टिपिकल वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, बिग मैच, वो यही कहते हैं बिग मैच के बिग प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन की बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी कमाल की वो नज़र आई है। चाहे मैक्सवेल जैसे प्लेयर आउट हो जाएं, स्मिथ जैसे प्लेयर आउट हो जाएं, मगर टिल एंड तक हम उनकी क्रिकेट देख रहे हैं पिछले 10 साल से 15 साल से, कि जो आता है वो ऐसा लगता है कि ऑलरेडी 60-70 कोई फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है या कोई 50-60 उन्होंने मैचेस खेले हुए हैं, जिस तरह से वो गेम में इन रहते हैं। ये क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया की है, ये क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया की है। और अभी मैं बात कर रहा था उस जंग की जिसको तोड़ना है कल न्यूजीलैंड ने, अगर वो इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाती है। अब तक दोनों टीमों के दरमियान कितने मुकाबले हुए इसको स्क्रीन पे दिखाएंगे आपको, और साथ साथ फिर महमूद आमिद साहब से भी इनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। 14 मैचेस खेले गए, 4 में न्यूजीलैंड जीता है, 9 में जो है वो जनाब T20 की सतह पर ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की। एक मैच ऐसा रहा जिसका कोई नतीजा नहीं आया या वो मैच टाई पे हुआ। तो महमूद भाई, अगर हम ऑन पेपर देखते हैं तो ऑन पेपर तो जिस तरह हसन भी बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा कंपोज ऑर्गेनाइज टीम नजर आ रही है। मेरे ख्याल से दोनों टीमें बड़ी कंपोज हैं, दोनों के पास बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं और दोनों के पास ऐसे प्लेयर हैं जो मैच को अलग कर देते हैं, मैच को फिनिश करके चले जाते हैं। तो मैच बहुत तगड़ा होना है, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर सारी जो रिकॉर्ड्स थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, पाकिस्तान ने 5 मैच लगातार जीत लिए, सब कुछ हो गया इस टूर्नामेंट में। तो मुझे लग रहा है कि अब 16 जो मैच हारा हुआ है न्यूजीलैंड, कल न्यूजीलैंड मैच ले जाएगा। और क्रिकेट भी बड़ी ज़बरदस्त खेल रहा है, सेमीफाइनल उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला अनएक्सपेक्टेडली। जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं जब घर से निकला था तो 10 ओवर में 55 रन थे और 110 रन चाहिए थे उनको, और उन्होंने मैनेज किया उसको। तो एक प्लेयर T20 में मैच को फिनिश कर देता, जैसे कल मैथ्यू वेड ने ख़त्म कर दिया पाकिस्तान का मैच। इसी तरह निशान मोरिस ने 5 बॉलों में 24 रन बना दिए। तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिसका इम्पैक्ट ऐसा पड़ता है कि आपकी टीम को वो मैच को जितवा देता है। तो मुझे लग रहा है कि कल न्यूजीलैंड जो है वो लॉ एंड एवरेजेस के हिसाब से कल न्यूजीलैंड। ठीक है। अच्छा हसन, अभी जिस तरह न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, तो हमने देखा है कि न्यूजीलैंड के लिए रॉस टेलर, हमारे तो होता है ना कि हर एक प्लेयर कोई अच्छा खेलते तो वो 15-20 साल तो निकाल ही जाता है आराम से, फिर हम उसको कुछ ना कुछ अलकाबात भी देते हैं, उसके फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती है, पेड फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा। रॉस टेलर एक अरसे से खेल रहा था, वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। फिर उनका जो विकेट कीपर है सैफर्ड, उसने IPL के बाद बबल देर में ज्वाइन किया, वो नहीं था। मिचेल मार्श को इनको ऊपर करना पड़ा, टीम कॉम्बिनेशन तब्दील करना पड़ा, लेकिन सिस्टम कितना स्ट्रांग है कि हर प्लेयर अपनी अंगूठी में नगीने की तरह फिट नजर आया। मैंने पहले आपको बताया कि सिस्टम बहुत स्ट्रांग है उनका, और बिकॉज हमारे पाकिस्तान में हम यही बात कर रहे होते हैं कि डोमेस्टिक में जब प्लेयर खेल रहे हैं, या PSL हमारा प्रोटेक्ट ब्रांड बन चुका है, वहीं से देखें आप प्लेयर सारे आ रहे होते हैं, चाहे शाहनवाज दानी हो, चाहे वो हैदर अली हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो, मगर डगआउट में जो प्लेयर बैठे होते हैं उनको भी खिलाना चाहिए वहाँ पर। और ऑस्ट्रेलियन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि डेविड हस्सी, माइकल हस्सी जो है हमारे टेनोर में आए हुए थे, वो 8 टीमों में उन्होंने टूर किए हैं यहाँ पर आके, उनको कॉन्फिडेंट दिया गया है। चाहे वो मार्क टेलर हो, वो उनके कोच बने, उसके बाद डेविड बून थे, वो कोच बने, कॉन्फिडेंट दिया गया। शेन वॉन जैसे प्लेयर हैं वो 19 लेवल पे खेलते रहे। मेरे ख्याल में 28-30 से ऊपर जब प्लेयर हो जाता है डोमेस्टिक में, 54 का एवरेज होता है, फिर जाके उनको चांस दिए जाते हैं। हमारे यहाँ यही अलमिया है कि जब माइक हस्सी को देखें कब कितना उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से खेला, फिर उसके बाद जाके उनको चांस मिला। 25 साल के बाद जो है हम यहाँ पर रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि रिटायर कर दिया जाता है हमारे प्लेयर को, और वहीं से उसके बाद जो है प्लेयर बनता है, क्रिकेट सीखता है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे डबल सेंचुरियाँ की हुई हैं डोमेस्टिक में और 100 रन बनाए हुए हैं, बहुत सारी पार्टनरशिप ऐसी पाकिस्तान की लगी हुई हैं। अगर मैं बात करूँ, आमिर सज्जाद एक प्लेयर थे, उन्होंने लाहौर की तरफ से ट्रिपल सेंचुरियाँ की हुई हैं, वो डिपार्टमेंट से खेलते थे, मगर कोई चांस नहीं मिला उनको। ये जब प्लेयर जब बन जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसको चांस देने चाहिए और ग्रास रूट लेवल पे अच्छा काम करें। हम फिर कंपेयर ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, न्यूजीलैंड से करते हैं, वहाँ पर ये स्टडी होती है कि कोई अकेडमी से उनके आता है तो उसको पहले पॉलिश देते हैं, उसको टेक्निक्स पे वर्क करते हैं, फिर उसको आगे खिलाते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस फाइनल के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट को भी हम टच कर रहे हैं, और आज ज़रूर हम बात करेंगे उस दोस्ती की और सुलह के हवाले से जो आज दो दोस्तों के दरमियान हुई। लेकिन जनाब एक और अच्छी चीज़ होती है और वो हमारे दरमियान रोज़ाना इस जश्न वर्ल्ड कप में होती है, क्योंकि इस जश्न वर्ल्ड कप का हुस्न ही उस की सेलिब्रेशन के साथ होता है कि जब हम एंजॉय करते हैं ब्रेक में लेस का हॉट वेवी फ्लेवर हसन रज़ा साहब ने उठा लिया है, और जब जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म होगा और मैं इस तस्करा करूँगा, मुझे हसन रज़ा ज़रूर याद आएंगे, और बड़ी ज़बरदस्त यादें रही हैं लेस की, हॉट वेवी फ्लेवर की, हसन रज़ा की और हमारे शो की। हम एंजॉय करते हैं ब्रेक में लेस का हॉट वेवी फ्लेवर। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों टीमों की स्ट्रेंथ के हवाले से, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि अब तक 1981 के बाद से दोनों टीमें 16 मरतबा नॉकआउट स्टेज पे एक दूसरे के सामने टकराई और 16 के 16 मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी के साथ कामयाबी हासिल की। और आपको हेड टू हेड दिखाया, उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से T20 में जो है वो शिकस्त मिली है न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों। लेकिन अब हालात तब्दील होते नजर आ रहे हैं। लेकिन जरा एक नजर डालते हैं एक और जो चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहां पे कि क्या सूरत हाल है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 2016 में के वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें एक दूसरे से टकराई थी और यहां पे भी ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की थी। 142 रन ऑस्ट्रेलिया को, यहाँ पे न्यूजीलैंड ने कामयाबी इनफैक्ट हासिल की थी। 142 किए थे 8 विकेटों के नुकसान पे, और ये नॉकआउट मैच नहीं था बल्कि टूर्नामेंट का राउंड का मैच था। 134 किए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये आखिरी दोनों के दरमियान इनकाउंटर है महमूद भाई, कि जहां पे न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की। तो ये कुछ नफसियाती तौर पर जहन में होगा, ये सब कुछ भुला चुके होंगे। मैं जो पहले भी बात कर रहा हूँ कि ऑन दैट डे वो सारी चीज़ें वहीं पर काउंट कर रही होती हैं। जो आपका जो प्रीवियस होता है ना, वो सब ख़त्म हो चुका होता है। अब आपने अपने स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ उस डे को एंजॉय करना है, उस डे की क्रिकेट को एंजॉय करना है। अगर आप वो सोचते रहेंगे कि यार हम पिछला इनसे हार गए थे, हमने ये किया था, हमसे ये हो गया था, तो फिर आपसे गलतियाँ होंगी। लेकिन अब न्यूजीलैंड जो है वो ऐसा हरीफ नहीं है जैसे एक ज़माने में आपका हरा देते थे। लेकिन अब बहुत मुश्किल है। अभी देखें ना, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल न्यूजीलैंड ने जीता हुआ है। एक टेस्ट मैच का कल को वो जीत जाते तो इस वक्त नंबर 1 टीम तो वही है ना। और कॉम्बिनेशन और प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त हैं उनके पास। उनके पास जेन्युइन फास्ट बॉलर्स भी हैं, उनके पास स्पिनर्स भी हैं, उनके पास बड़ी हिट लगाने वाले प्लेयर्स भी हैं, और गेम को लेकर चलने वाले कप्तान हैं उनके पास। और कप्तान मुझे लगता है कि फेल हुआ है जरूर, लेकिन वो इस तरह का प्लेयर है, उस पर ड्यू है। और यहाँ मुझे लगता है कि कल वो जो ड्यू इनिंग है वो कल पूरी करेगा। राइट है, एक ड्यू है बिल्कुल। और जो विलियमसन की कप्तानी काफी इंपैक्ट डाल सकती है, क्योंकि अगर हम फिंच को देखते हैं एज ए कैप्टन और अगर विलियमसन को देखते हैं तो दोनों में बड़ा वाज़ेह फर्क कैप्टनसी में नजर आता है। और अभी तक परफॉर्म भी नहीं कर सके विलियमसन। तो एक बड़ी इनिंग, जिस तरह महमूद भाई भी कह रहे हैं, मैं 100% से एग्री करता हूँ कि एक इनिंग बड़ी ड्यू है। लेकिन साथ साथ हसन रजा बैट्समैन तो बड़े ज़बरदस्त थे ही थे, लेकिन इन्होंने लेग स्पिनर के तौर पर भी क्रिकेट काफ़ी खेली है और दोनों सलाहियतों के हामिल ये खिलाड़ी थे। इनसे पूछते जरा जिम्पा और एश सोडी, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, आपके ख्याल में बड़ा मैच है, बिग मैच है, कौन किसको एज हासिल होगा? जिम्पा को हासिल होगा बिल्कुल, जिस तरह से बॉल कर रहे हैं। और इस सूदी जो है भी थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं। प्रीवियस एक मैच में हमने देखा है तो बॉल पूरा फ्लो में नहीं जा रहा उनका, यहाँ से बॉल फेंकते हैं नीचे से। तो जिम्पा जो है वो आउटस्टैंडिंग बॉलर भी हैं, और जिस तरह से इन्होंने 5 आउट भी किए, तो प्रॉमिसिंग बॉलर है आई थिंक मेरे ख्याल में। ठीक है, आपको क्या लगता है कि लेग स्पिनर का कॉन्टेस्ट है आपस में, या स्पिनर्स को जिस तरह हमने देखा है कि फास्ट बॉलर वो इम्पैक्ट डालने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, बल्ले पे प्रॉपर बॉल आ रहा है, स्पिनर से कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा? एब्सोल्युटली स्पिनर का रोल है। और न्यूजीलैंड से सोडी जो हैं वो ओवरऑल बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए हैं, एक्सेप्ट 1 मैच। तो सेटनर भी है, सेटनर का जो सेटनर बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। मतलब कंप्लीट टीम है, मतलब स्पिनर्स भी उनके पास प्रॉपर हैं, और जो वो ऐसे स्पिनर्स हैं कि मैच को फिनिश कर सकते हैं, मतलब आउट करके दे सकते हैं आपको। और सिमिलर लाइक ऑस्ट्रेलिया के पास भी ज़ेम्पा है, वो भी जो है विकेट टेकिंग बॉलर है, कि वो जाता है विकेट लेने के लिए, हिट पड़ जाती है। लेकिन जो ऐसे बॉलर होते हैं ना जो विकेट बाय करना जानते हैं, उस टाइप का बॉलर है। लेकिन जैसे हमारे पास मुश्ताक अहमद था, मुश्ताक अहमद को आप छक्का भी मार दो, लेकिन मुश्ताक अहमद फिर भी ट्राई लेता था और वहीं पर वो विकेट भी लेता था। तो बड़ा दिल चाहिए होता है इसके लिए, ऐसे स्पिनर्स को लिए। आजकल तो हम देखते हैं ना, कप्तान का कॉन्फिडेंस भी चाहिए। और वॉर्न को भी काफी कॉपी कर रहे होते हैं। शेन वॉर्न मुझे लगता है बहुत ज्यादा टीच करते हैं उनको, जिस तरह से एक्शन एब्सोल्युटली। तो क्रेज को यूज करते हैं। जब आप में ये चीज होती है ना कि आप विकेट लेना चाहते हैं, तो फिर आपको विकेट मिल रही है। हमने देखा हमारे यहाँ तो टकाटक तेज 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 से रन बचा लो। देखो रन तो आप बचाने जाते हो, लेकिन किसी वक्त भी वो पे हिटिंग हो जाती है आप पे। लेकिन जब आप वेरिएशन के साथ बॉल एज ए स्पिनर बॉलिंग करते हो, तो आपको चांसेस होते हैं कि विकेट मिलेगी यहाँ पर। अब जैसे शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग की पिछले मैच में, उसको गंदी हिट मारी, खिंची हुई बॉल पे मिड विकेट मारने चला गया, इसमें वहाँ टॉप एज हुआ। तो ये लेग स्पिनर का ये एडवांटेज हो जाता है कि आपकी ऐसी बॉल के ऊपर अगर गलत हिट मारने जाता है तो वहाँ आपको विकेट मिलने का चांस होता है। अब ज़ेम्पा की बात कर रहे हैं, ज़ेम्पा के ओवर थे जहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा स्लो हुआ था। जी, वो बड़ी क्रूशल टाइम था। वो उस टाइम उन्होंने, जिस तरह मैंने बताया कि शेन वॉर्न को अगर हमने पास में खेला है तो वो हाई या मैक्सिमम से बॉल करते थे। एक बॉल फ्लाइट देते थे और बैट्समैन को क्रीज से निकालते थे, उसके बाद दूसरा बॉल फ्लिपर मांगते थे, तीसरा जो है वो आउटसाइड ऑफ स्टंप करते थे। तो जिम्पा के मैं जो क्रीज
जो यूज़ करने का स्टाइल मैंने देखा है वो बहुत ज़बरदस्त है। आउट ऑफ द क्रीज भी जाते हैं सम टाइम, और जब बाबर आजम को देखा 2 बॉलें वो एक्स्ट्रा कवर खेलने जा रहे थे तो उन्होंने बीच में वो बॉल की है, जिसकी वजह से लास्ट वो अपने ओवर्स में जो है कोटे के ओवर में बाबर आजम को उन्होंने आउट किया मिड विकेट पे। ठीक है। तो मेन पॉइंट जो यही होता है कि इकोनॉमी रन रेट आपका अच्छा होना चाहिए। जब बैट्समैन को आप 1-2 बॉलें डॉट खिलाते हैं तो डेफिनेटली आउट होने के चांसेस होते हैं। ऑलराइट यार, इस गुफ्तगू को हम यही सम अप करेंगे, लेकिन जाने से पहले 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है, क्रिकेट शोज़ में भी बात हो रही है, इस वर्ल्ड कप में भी काफ़ी अब जो है 3 चीज़ों पे गुफ्तगू हो रही है। एक तो जो आपने भी पॉइंट आउट फ़ौरन ही कर दिया था, मुझे याद है कि इस तरह डेविड वार्नर बल्ले से बॉल लगा नहीं, उनके पास 2 जो थे रिव्यू के चांसेस थे, फिर वो चले गए। क्या वजह समझते हैं, सस्पेक्ट है या क्या समझते हैं वजह? देखिए दोनों बैट्समैन रहे हम, बैट्समैन तो आउट होके नहीं जाता। टच होती है बॉल, हल्की सी भी टच हो गई बैट्समैन को पता चल जाता है, बिल्कुल पता चलता है। हल्की सी ग्लव्स पे भी लग मगर जाए। भाई इधर जो है अंपायर को और बैट्समैन को पता नहीं लगा, कीपर और बॉलर की कम्युनिकेशन जो इधर थी ना वो नहीं, जरूरी है। अंपायर को नहीं लगा तो अंपायर आउट कैसे अंपायर दिया? ने खुद ने आउट दिया है क्योंकि आउट और अंपायर ने अगर आउट आप दिया ये है। देखें, मतलब मैं बैट्समैन की चले बात मैं कर ये रहा हूँ कहता तो हूँ आइडिया नहीं हुआ स्टंप को बिल्कुल मीटर भी। खराब था, मान लिया, जब आप बॉल की मूवमेंट देखें बॉल बल्ले के ऊपर से जा रहा है, साफ नजर आ रहा है। अल्ट्रा एज में भी दिखा अल्ट्रा उसमें भी नजर आ रहा है कि कैसे अल्ट्रा एज मान लिया खराब था जी। कि उसने उसको नहीं पकड़ सका, लेकिन बॉल जब जा रहा है तो आप देखें बॉल बल्ले के में गैप है, काफी नजर आ रहा है, चला गया बैट के दरमियान गैप है इतना। और उसके बाद जो वार्नर का एक्शन था वो क्रीज में ऐसे करने लग गया। मुझे क्विकली देगा, मैं सम अप करूंगा, लेकिन ये चीज पूछना आप लोगों से जरूरी थी क्योंकि इतना बड़ा मैच खेलना। अब तो गली के जो टेप बॉल नाइट हम लाइटें लगा के खेलते हैं उसमें भी आउट हो जाए तो नहीं जाते, वो नहीं जाना वो अलग चीज है, लेकिन इतना बड़ा मैच है चला गया खुद से। मगर उन्होंने बाद में रियलाइज किया, उसके बाद जब डगआउट में हमने देखा है तो वो रियलाइज कर रहे थे बाद रिप्ले में में तो देख के, चुनिया उसके चुन बाद गई तो देखिए बिल्कुल ना। टीम तो, लेकिन मतलब अगर इस डिसीजन से बैट बात से ये है लगती कि आपने क्यों नहीं लिया। हाँ। जब आप कॉन्फिडेंट चलो नहीं भी थे हाँ। तो 50-50 चांस था ना, और वो पोजीशन ऐसी थी कि आपकी विकेटें गिर चुकी थी और आप जिस तरह बैटिंग कर रहे थे तो आप तो मैच निकाल रहे थे, तो वहां पर आपको चांस लाजमी लेना चाहिए। बैट से नहीं लगते, स्ट्राइनिंग से नहीं लगते तो मैच तो गया था। बिल्कुल, तो आपको वहां पर चांस लेना चाहिए। तो आई डोंट नो कि क्यों उसने ऐसे किया और बाद में अगर अफसोस कर रहा था तो कोई फायदा नहीं। उसका। अच्छा सर, दूसरी चीज जो हफीज ने गेंद की वो स्लिप हो गई, पिच पे बॉल 2-3 टप्पे खा के गई। आपसे अगर मैं पूछना है बैट्समैन आप क्या करते हैं, मारते या रोक लेते? मैं अगर ऐसे बैट्समैन तो शायद उसको नहीं मारता मैं, मगर नहीं मारते? मैं बिल्कुल नहीं मारता, मगर सिचुएशन यकीन नहीं आ रहा वैसे इस बात का। मेगा इवेंट था, सम टाइम तो मैं बगैर अंपायर के दिए डोमेस्टिक में आउट होते भी नहीं था, मैं चला गया हूँ। ऐसे अच्छा। कुछ प्लेयर होते हैं नेचर आप के वार्नर ऐसे। के कबीले से ताल्लुक रखते हैं। नहीं मैं आउट मगर- थे, अच्छा, out मैं इसलिए चले गए। नहीं मैं सम टाइम उस दौर में खैर बात कर रहा हूँ, अब तो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, कमर्शियलाइज हो गई है बहुत ज्यादा, अब कि मैं अब जगह नहीं छोड़नी है मैंने, तो बहुत कंपटीशन हो गया, इसलिए प्लेयर फाइट करता है, वो आउट भी जाता है तो अंपायर से कहता है लेकिन मुझे 2 प्लेयर याद आ रहे हैं। देखिए, एक एलन बॉर्डर याद आ रहे हैं मुझे, वो भी बाएं हाथ के बैट्समैन थे, इसी किस्म की गेंद पे उन्होंने स्ट्रोक खेला था। एक मुझे याद है आमिर सुहेल ने भी एक मरतबा ऐसे ही एक चौका लगाया था इसी तरह। मगर ये वर्ल्ड कप का मैच था और जो सिचुएशन बनी थी उस टाइम पे, तो आई थिंक शॉट सही खेला है। शॉट सही मुझे खेला हरभजन ने और गौतम गंभीर ने थोड़ा क्रिटिसाइज किया इस बात पे वार्नर को, और मैं समझता हूँ थोड़ा सा ओवर क्रिटिसाइज कर दिया, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल गेम है। बैट्समैन खुद ने तो नहीं कहा आप इस किस्म की गेंद करें, जैसी गेंद करेंगे उस पर आपके साथ जो ट्रीटमेंट के मुस्तहिक हैं वो करेंगे। कोई उसमें मतलब नेगेटिविटी क्या है? गौतम गंभीर और हरभजन ने कहा कि स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट था ये। स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है यार, प्रोफेशनल क्रिकेट हो रही है, वहाँ पर उसको ज़रूरत है उसको टीम की। वहाँ एक छक्का मारने के बाद उसको नेक्स्ट बॉल वो फ्री हिट मिली है, तो वहाँ पर डबल चांस हो गया ना, 7 रन मिल गए ना, 7। तो ये तो 11 रन मिल गए, और चौका भी ऐसी हुआ। हर mistake बंदा ऐसे बोल moment सकता में- है, हाँ। लेकिन जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो ये काम करता है। वो सही। बोलना बहुत आसान होता है और वैसे on that हरभजन- time डिसीजन लेना बहुत मुश्किल काम है। फिर हम हरभजन की बात कर रहे हैं तो हरभजन साहब आप वो भूल गए, वो श्रीशांत के साथ जो आपने किया था वो भी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम था, वैसे याद आ गया इसलिए बता दिया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हरभजन ने तो क्रेडिट भी दिया ना मिसबा को। चलो ये तो एक अच्छी बात है कि रिजवान को लाने में, टीम बनाने में मिसबा का हाथ है, इसमें कोई शक भी नहीं है वैसे। जी बिल्कुल, मिसबा का हाथ है। मिसबा ने तो काफी टीम बनाई भी है, और मगर बहुत डिफेंसिव टीम बनाई थी उस दौर में, कि जीत हो रही थी मगर गलतियां नहीं निकल रही थी। जीत की गलतियां कोई नहीं होती है, मगर वो बाद में जो रिप्लाई है उसका वो टीम को मिल रहा होता है। बहुत डिफेंसिव जा रहे होते थे उस टाइम पे बिल्कुल। लेकिन ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना कि हसन के इनके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ है रिजवान को लाने पे, फिर रिजवान ने प्रूव भी किया अपने आप को। प्रूफ तो अपने आप को किया है, मगर मुझे फिर वही सरफराज की बात आती है कि वो नहीं खेल रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट जिताए हैं। और मैं फिर शुरू से बात कर रहा हूँ कि प्लेयर, अब एक तरफ आप कहते हैं 22 करोड़ में वहाँ में पाकिस्तान के चंद प्लेयर होते हैं सेलेक्ट होते हैं, तो उनमें क्या ऐसी खामियां हैं? अगर अब आईसीयू में ऐसे प्लेयर को हमने रखा हुआ है कि इतनी क्रिटिकल पोजीशन में वो वहाँ पर आ गया है, और सरफराज जो है वो बैट लेके आ रहे हैं और पानी पिला के आ रहे हैं, तो दिस इज
अनफेयर। दिस इज अनफेयर। लेकिन एक चीज जो बहुत फेयर हो रही है और इतनी फेयर हो रही है कि मुझे तो बड़ी अजीब सी वाइब्स आ रही हैं कि इंडिया के प्लेयर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर इंडियन प्लेयर्स को मशवरे दे रहे हैं। अभी शाहिद आफरीदी ने मशवरे दे दिया जनाब विराट कोहली को कि उनको तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। आप काफी क्रिकेट खेलें बैंक में शाहिद आफरीदी के साथ। शाहिद आफरीदी ने खुद कभी किसी के मशवरे वैसे नहीं माने। हाँ, बिल्कुल नहीं माने हैं और मशवरे भी अपने मूड के मुताबिक देते हैं वो। तो इसलिए शायद उन्होंने दे दिया है और मशवरे सोशल मीडिया में भी रहते हैं बहुत ज़्यादा और बूम उनके नाम से पहचाने जाते हैं। तो अपनी इनकी मर्जी है इंडिविजुअली और इंडिया में भी जाते रहे। फैन फॉलोइंग जो है जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे साथ खेलते हुए आए शुरू से ही आपको रही दिए है। कोई मशवरे दोनों इस तरह के? मुझे नहीं दिए हैं, मैंने उनको बहुत सारे मशवरे दिए हैं अपने कैरियर में जब वो खेल रहे होते थे। कितने माने उन्होंने? क्योंकि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलता था, वो टेस्ट क्रिकेट से हेड करते थे। टेस्ट वो तो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेलते थे ना वो। फर्स्ट क्लास कभी खेलते थे डिपार्टमेंट में आके और मैचेस खेलते थे, मगर हमारे लिए फायदेमंद होते थे 4 डे मैचेस में, क्योंकि 70-50 रन वो हैं पहले सेशन में अपने करके चले जाते थे, उसके बाद हम डबल सेंचुरी करते थे फिर। ऑलराइट, मुझे याद है जब मशवरों की बात हो रही है, जब पहला आईपीएल खेलने गए शाहिद आफरीदी दक्कन चार्जर से, तो उन्होंने हैदराबाद दक्कन के एक बड़े प्लेयर है वीवीएस लक्ष्मण के, उन्होंने भी वीवीएस लक्ष्मण ने भी पाकिस्तान को और खासतौर से रिजवान को बहुत उन्होंने प्रेस किया कि इतनी खराब तबीयत की बिना बावजूद रिजवान ने पाकिस्तान के लिए सर्व किया। तो इन्होंने मशवरा दे दिया शाहिद आफरीदी ने वहां जाके कि अगले एडिशन के अंदर वीवीएस लक्ष्मण को जो है वो कप्तानी से हटा देना चाहिए। तो उस पर हैदराबाद दक्कन वालों ने बहुत ज्यादा बुरा भी मनाया था। क्या कहेंगे आपको कि जो दोस्ती की राहें चल रही हैं, यूट्यूबर्स इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये कुछ क़यामत के आसार हैं? नहीं, ये तो अपने आप को हाईलाइट करने वाली चीज़ें होती हैं कि आप सोशल मीडिया पे आके ऐसी कोई बयान दे दो जिससे आप बात कर रहे हैं ना उसी की बात के ऊपर कि जो ये हो सकता है, ये जो रियलिटी क्या है, रियलिटी ये नहीं है भाई। आप अगर फेयर है ना तो फेयर चांस पे सबको दें। ठीक है, रिजवान इनिशियली अगर जब वो पाकिस्तान की टीम के साथ लगा रहा आपने खिलाया, उसकी परफॉर्मेंस बताएं क्या थी? कुछ नहीं थी, लेकिन आपने लगाए रखा उसको। इसी तरह और किसी प्लेयर को भी आप साथ लगाए रखेंगे, वो प्लेयर बनेगा। या आप बनाते हो ना फिर प्लेयर, तो फिर उनको भी बनाओ और प्लेयर्स को भी बनाओ कि जिन्होंने बड़ा परफॉर्म किया हुआ वो इन के साथ लगाओ, उनको भी लेकर चलो। बाद में प्लेयर तो बन ही जाते हैं फिर। अगर आप देखो इस एटमॉस्फेयर में दोगे उसको, कॉन्फिडेंस दिए जाओगे, एक मैच में तो अच्छा खेलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फखर की बात क्या है, आपने 6 मैच उसको पहले खिलाए, 5 मैच खिलाए, 6ठा मैच फिर खिलाया, यार प्लेयर तो है ना, वो एक इनिंग तो अच्छी खेलेगा ना। सही। कंसिस्टेंसी क्या है? ठीक है। अगर 10 मैच खेलता है तो कितनी इनिंग में उसको रन्स करने चाहिए हसन एज ए बैट्समैन? कितनी इनिंग में? 4-5 इनिंग में तो 6 इनिंग में 50% तो करो। बिल्कुल। इनका रेशो क्या है? 10 में से 2 में 30%, 20%, भी 2 मैच या 3 मैच, ये कंसिस्टेंसी है। तो भाई ये जो लोग इतना हैरान हो रहे हैं ना कि पाकिस्तान में 5 मैच जीत गया, लगातार आ गया, जीत गया, तो इसलिए लोग हैरान है, सरप्राइज हैं कि कंसिस्टेंसी थी नहीं, आज हो गई ये कंसिस्टेंसी थोड़ी सी। ठीक है, कंसिस्टेंसी पे बात कर रहे हैं, दोस्ती पे बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान से बड़ी दोस्ती के मैसेज एक दूसरे को जा रहे हैं, मशवरे जा रहे हैं। आज 2 दोस्त गले मिल गए जनाब। प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने कहा कि आज नौमान नियाज और शोएब अख्तर बिलाखिर गले मिल गए। अब उस गले मिलने की वजह क्या वापस एंकरिंग की कुर्सी पर आना था, या वो जो एक डैमेज का नोटिस दिया गया था, एक बड़ी रकम दी गई थी, 10 मिलियन की रकम थी, 33 लाख रुपए और थे, तो ये दोनों तरफ से क्या कॉम्प्रोमाइज इस वजह से हुआ है? लेकिन साथ साथ सवाल एक ये पैदा होता है कि नौमान नियाज साहब मुसलसल ये बात कहते रहे कि जी जो मैंने किया, हाथ जोड़ते भी नजर आए, पब्लिक के सामने माफिया मांगते भी नजर आए और बैकडोर भी चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन उसके बावजूद जो क्या नोटिस जो दिया गया था, क्या वो नोटिस भी खत्म हो जाएगा, या जो ये नोटिस इस गले मिलने के साथ ही वो नोटिस भी जो है वो हवा में तहलील हो जाएगा? लेकिन साथ साथ इन दोनों दोस्तों के दरमियान ये मसला हल किस तरह से हुआ, ये मामला किस तरह जो है वो तस्फिया जो है इन दोनों के दरमियान तय पाया, आइए पहले वो देखते हैं। शोएब अख्तर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वॉट एवर हैपेंड ऑन स्क्रीन। वो नहीं होना चाहिए था और उसका रीजन ये है 30 साल की यारी है यार, दैट शुडंट गो डाउन। चलो बस ठीक है, सर इट सर यू शुड हैव सेड इट लॉन्ग टाइम अगो। नो जी, इट्स नेवर टू लेट। जी नाज़रीन, आपने वो वीडियो क्लिप देखा कि जहां पे पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ एंकर नौमान नियाज साहब, जो इससे पहले मुख्तलिफ सोशल मीडिया के शोज़ में हाथ जोड़ के माफ़िया मांगते थे, बिल आखिर जो है वो शोएब अख्तर के सामने पहुंचे और उन्होंने वहां पे माफ़ी मांगी और शोएब अख्तर ने उनको माफ़ कर दिया। अब जल्दी हमें जो है वो और फिर सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे वाली हैप्पी एंडिंग नज़र आने वाली है। जी महमूद, क्या कहेंगे? दूसरे से माफ़ी मांग ली, दैट्स इट, फेयर इनफ। उसने बड़ा ज़र्फ़ का मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ डॉक्टर ने, उसने सॉरी किया और एक्सेप्ट किया उसने, शोएब अख्तर ने, जो आज हमने देखा, तो अच्छी बात है। और गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना गलती को
वो सबसे बड़ी बात है। और राइट, गलतियां सबसे होती है, गलती को एक्सेप्ट करना एक अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को तो मैं भी सपोर्ट करूंगा और हम सब सपोर्ट करेंगे कि ठीक है, दो दोस्तों के दरमियान सुलह हो गई। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो ये दोस्ती हुई है उसमें जो पीटीवी जो सरकारी इदारा है कि उसने जो नोटिस दिया था, अब उसकी क्या कानूनियत से, तो कि क्या वो नोटिस अपनी जगह बरकरार है या नहीं, या इस गले मिलने के साथ ही, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल गले मिले, एक इदारे का और एक प्लेयर के दरमियान जो मामला खराब हुए उसका क्या अब जो है वो नताइज सामने आएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और इंशाल्लाह हम भी इस केस को मुसलसल अपने शो में फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि जब हम एक पार्टी का कंटेंट दिखा सकते हैं तो फिर इस केस को फॉलो करना हमारा हक भी है और हमारी आवाम भी हमारे प्राइम की तवज्जो से जानना चाहेगी कि केस अब किस नहज पे जा पहुंचा है। इस पर लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हसन अली की ट्वीट के हवाले से। पाकिस्तान के खिलाड़ी माजरत का इजहार भी कर रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हो रहा है ये सब बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, साथ साथ हसन रजा ने एक बात की थी कि बांग्लादेश का टूर है पाकिस्तान का, वहाँ पे हफीज़ ने अपने आप को विड्रॉ किया और फिर जो है वो इफ्तिखार अहमद जो है वो अब हफीज़ की जगह बांग्लादेश के टूर पे पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। लेकिन अभी तक जो है वो बाज़दस्त ख़त्म नहीं हुई कि जहाँ पर पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों सेमीफाइनल में शिकस्त हुई है। शादाब खान ने भी ट्वीट किया, कौम से माजरत की है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हसन अली ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने भी माजरत की। पहले हसन अली का ट्वीट देखते हैं, फिर अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से इस हवाले से बात करते हैं। ये स्क्रीन पे हसन अली का ट्वीट है। हसन रजा क्या कहेंगे, इस तरह के ट्वीट्स आना ठीक है, अफसोस तो होता है, लेकिन इस तरह के जो ट्वीट्स आ रहे हैं इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी हाँ, अफसोस है बिल्कुल। और जिस तरह से बाबर आजम ने कहा है और पास में एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, ये लाहौर में जो है लाहौर रीजन की तरफ से भी खेले, इन्होंने फाइनल में कराची में जो है अब सेंचुरी भी करी, बैटिंग में आके 7वीं विकेट पे पूरा मैच जिता दिया उन्होंने 6ठी विकेट पे आके। तो जो पाकिस्तान के लिए खेल रहा होता है और जो कमबैक करके इंजरी से वापस आया, डेफिनेटली उसने कुछ सर्व किया पाकिस्तान को, पार्ट ऑफ पार्सल ये। इस्लामाबाद से खेले शकील शेख ने इनको काफी खिलाया, मैंने मुझे याद है इनका पहले मीडिया इंटरव्यू ही मैंने किया था जो इस्लामाबाद से खेल रहे थे। भाई जो हैं अता बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग, इनके भाइयों पे ना जाएं फिर गुफ्तगू लंबी पड़ जाएगी, मगर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग की क्रिकेट पे। और जिस तरह से फैमिली में कोई मेंबर होता है क्रिकेट खिलाने वाला, सिखाने वाला, मोटिवेशन देने वाला, ये वही भाई हैं इनके, जिनका मैं भी पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल वही भाई हैं इनके। मगर ये कि क्रिकेट सीखी इन्होंने, खेली और मेहनत करते रहे। उसके बाद ये एक हिस्सा होता है कि कैच छूट जाना, या प्रीवियस आप परफॉर्मेंस देखें हैं अब तक की, वो पीएसएल में भी खेल रहे हैं, एग्रेशन से खेलते हैं, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। बैटिंग में मैंने बताया डोमेस्टिक में पंजाब रीजन को जिताते हुए आए हैं, तो उन्होंने फिर मिस्टेक जो है वो हो जाती है, तो क्रिकेट पार्ट हो जाती है। और कितने कैचेस छूटे हैं ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स के छूटे हैं। अच्छा, मैं बताइए अब ये पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के टूर पर है, क्या ये आप समझते हैं आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि आप बेंच पे बैठे हुए लड़कों को मौका दें? और अब सरफराज अगर मौका नहीं मिलता, रिजवान खेलते हैं, तो फिर यहाँ पे डोमेस्टिक चल रही है, यहाँ पे फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट यहाँ पे आए, खेले, अपनी परफॉर्मेंस करें। एब्सोल्युटली टच में रहना, टच होना ज़रूरी होता है, मैच प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मेरे ख्याल से अगर मैं पहले भी बात कर रहा हूँ कि इतना सीनियर प्लेयर है, जितनी पाकिस्तान की कप्तानी की हुई हो, इतने टेस्ट मैचेस, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई हो, T20 में नंबर 1 पोजीशन पे लेकर आया, वो अच्छा नहीं लगता बेंच पे बैठना। बेंच प्लेयर तो वो होता है जो आपकी सेकंड स्ट्रेंथ का प्लेयर हो, जो कि नया बच्चा हो। आप रोयल को रखें, और भी विकेट कीपर हैं, शान है, जैसे इवन आजम था, आप उनको उन प्लेयर्स को रखें ना, इस तरह बात करें 100 गया एब्सोल्युटली। तो आप ऐसे प्लेयरों को बेंच पे रखें, वहाँ पर वो सीख लेंगे। अब सरफराज ने क्या इंटरनेशनल क्रिकेट से सीखना है? हाँ, अब देखो ना, मोइन और राशिद भी होते थे, तो जो नहीं खेल रहा था वो बाहर होता था, वो डोमेस्टिक खेल के परफॉर्मेंस करता रहा, जहां चांस मिला टक करके वापस आया, वहां परफॉर्म करना शुरू कर दिया। जावेद कदीर वापस नहीं आए, जावेद कदीर ने बहुत रिकॉर्ड किए हैं। हाँ, लेकिन वो मोइन और राशिद थे उस वक्त, मोइन की जगह राशिद, राशिद की जगह मोइन, कामरान अकमल आ गया, फिर हुमायूं फराद आ गए, फिर उसके बाद अतीक आ गया, भी आता है। ये मैं कह रहा हूँ ना, तो हमें ये चीजें सोचनी समझनी चाहिए कि कोई गलत बात नहीं है, इसको नेगेटिव कोई ना ले। मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं, इसलिए कि आप प्लेयर को कैसे ग्रूम करेंगे, आप नया विकेट कीपर कैसे ग्रूम करेंगे रिजवान के साथ, ठीक है ना। अब टाइम हैज टू कम कि जितना देर होती जाएगी एज भी बढ़ती चली जाएगी, आप रिटायरमेंट की तरफ भी जाओगे, लेकिन आप किसको ग्रूम करोगे? इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी को ग्रूम करना है आपने। अच्छा, ये इसी तरह आपने ये बात की, तो अब आइडियल टाइम था कि शोएब मलिक को भी थोड़ा सा बैकफुट पे लेकर। एब्सोल्युटली, मैं तो उस वक्त कह रहा हूं कि अब शोएब मलिक की इस वक्त बनती नहीं है जगह। ठीक है, आपने वर्ल्ड कप था ना, ठीक है, आपने रख लिया, देख लिया आपने। अब यहाँ पर बच्चों को ग्रूम करें यार, आगे 1 साल के बाद आपका फिर T20 आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहां पर फिर आप वो फिर एंड क्या होगा, फिर क्या मलिक को खिलाएंगे या फिर दोबारा से हफीज को लेकर आएंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 1 साल में आप टीम को ग्रूम कर लें, आप नए प्लेयर बना लें।
लेकिन अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर वो एंड में आके आप सोचते रहेंगे यार वापस इसी को ले आए हम। अब बात की है, महमूद हामिद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि 1 साल अभी आपके पास है और 1 साल में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है, फिर हमें ऐसे बैट्समैन पे काम करना है कि जो हुक पुल कट अच्छे खेलते हो। कल हमने बात की थी 284 रन के साथ नॉट आउट थे एहसान अली, और आज उन्होंने हिस्ट्री जो है वो चेंज कर दी, आज हिस्ट्री मेकर बन गए वो, क्योंकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक हिस्ट्री के पहले बैट्समैन बन गए कि जिन्होंने डे नाइट मैच में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की है, और इस तरह से उन्होंने अपने नाम ये रिकॉर्ड कर लिया। कल हमने उनको दिखाया था अपने शो में, और जब उन्होंने कुछ भी नहीं किया था उस वक्त हमने आइडेंटिफाई किया था अपने शो में, और आज हमने देखा कि आज उन्होंने सेंचुरी की, ट्रिपल सेंचुरी। बहुत बहुत मुबारकबाद हो एहसान अली को, उनकी फैमिली को, साथ साथ जो उनके कोचेज़ हैं बासित अली, गुलाम अली, जिस तरह उन्होंने उनके साथ काम किया, मसरूर जो टीम के साथ हैं, तो ये सारा कॉन्फिडेंस है जो इन लोगों ने दिया। और फिर उसके बाद उनकी डिक्लेयर की 300 रन की इनिंग। क्या कहेंगे जो कॉन्फिडेंस दिया गया, हालांकि डिक्लेयर कर सकते थे लेकिन इंतजार किया कि ट्रिपल सेंचुरी कर दें। जी हाँ, जब मेन प्लेयर होता है टीम का और डोमेस्टिक में खेल रहे हो आप, तो एक सेशन ऐसा होता है कि 3-4 आपके आउट हो जाते हैं, आपको रन करने पड़ते हैं, मगर रन करने के लिए फिर बैट्समैन को टिकना पड़ता है। वो बैट्समैन ने बारी ली है पूरी, और जिस तरह से खेला 257 रन जो है वो मेरे भी डोमेस्टिक में रहे, मगर ट्रिपल सेंचुरी और पिंक बॉल से इंट्रोड्यूस किया है ये 4-डे क्रिकेट को, तो बैकफुट पे पंच किया, बड़े अच्छे शॉट खेले उन्होंने, तो ये मौका होता है। जिस तरह महमूद भाई बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में T20 है, तो हमें ऐसे प्लेयर आइडेंटिफाई करने होंगे हुक पुल और कट और फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हो। बिल्कुल ऐसे प्लेयर चाहिए हमें ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, और चाहे न्यूजीलैंड में भी जाएं। ये कोचेज हैं, उनको जो है वो डग आउट में जो है अप्रिशिएट करें, अच्छी चीज़ है। ट्रिपल सेंचुरी एक सेशन होता है, आपको वो सेशन जो है वो प्रॉपर नए बॉल से खेलना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है। बॉलर की फास्ट बॉलिंग जो होती हैं, चाहे वो बॉम्सर हो चाहे आउटसाइड ऑफ स्टंप हो, मगर टेक्निक अच्छी थी इनकी। देखो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम वो जगह होती है कि जहाँ पर बिल्कुल ऐसा कुंदन प्लेयर आना चाहिए। यहाँ पर इफ एंड बट्स वाले प्लेयर नहीं आने चाहिए, या आधा तीतर आधा बटेर वाला प्लेयर भी नहीं आना चाहिए। आपको ग्रूम करके पाकिस्तान टीम में भेजना है, वहाँ पर ग्रूम नहीं होना किसी प्लेयर ने। बात यह है कि हम जो है ऐसी टीम में लड़कों को डाल देते हैं जिसको प्रॉब्लम होती है, फिर हमें वो जगह देखनी है। क्या ज़रूरत है? 3 नंबर के बैट्समैन की जरूरत है तो 3 नंबर का बैट्समैन आपको तैयार मिलना चाहिए। ऑलराउंडर की जरूरत है तो आपको ऑलराउंडर तैयार मिलना चाहिए। पाकिस्तान में की टीम के अंदर आपको जिसे कहना चाहिए कि रॉ मटेरियल नहीं देना, आपने बना हुआ प्लेयर पाकिस्तान ने जो जाके परफॉर्म करे, पाकिस्तान को जीता है। ठीक है, थैंक यू सो मच महमूद हामिद साहब, थैंक यू सो मच हसन रजा। आज के शो में आप हमारे साथ थे, मजीद एक दिन का हमारा आपका साथ और रह गया इस जश्न वर्ल्ड कप में। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की टीम में जहां महमूद हामिद साहब करेंगे प्लेयर ऐसा हो जो बन कर आए, कुंदन बन कर आए, यहाँ तो हम कोचेज ऐसे लगा देते हैं जो पाकिस्तान की टीम में पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर कहते हैं सीख लेंगे कोचिंग, कोई बात नहीं, हम इसको पहले किसी फ्रेंचाइज में एक रिफ्रेशर कोर्स कराते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की टीम में आके ये कोचिंग सीख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात फिर होगी मुलाकात, और उस वक्त तक के लिए अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।